सिस्टम की विशेषता यह है कि उसमें जो रक्त है वो वाहिनियां या वेसल्स में नहीं बहता है, मतलब उसमें नलियों में नहीं बहता है, वो सिर्फ सीधे कांटेक्ट होता है ऊतक या कोशिका से। और जो रक्त होता है वो कोटर या गुहिका में भरा होता है। कभी आपने मच्छर को देखा और उसे चप करके मारा हो और उसमें से जो रक्त निकला हो, या मच्छर का जब आपने ऐसे देखा हो तो उसकी टंकी में, मतलब पेट वाले भाग में रक्त भरा होता है, मतलब वो कोटर है उसके, मतलब उसमें कोई नलिया वगैरह नहीं है। तो बस वही कि उसमें गुहा पाई जाती है और जिसमें क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है, जिसे हम हीमोसिल की गुहा कहते हैं। ये हमें कौन से सिस्टम से याद रखना है कि ओपन या खुला परिसंचरण तंत्र से याद रखना है। इसमें हीमोसिल जो द्रव होता है उसे हीमोसिल कहते हैं और इसमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण कुछ कुछ जीवों में ये जो रक्त होता है, यह रक्त कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है और जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं। ठीक है कि वह रक्त नीला क्यों दिखाई देता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण, हीमोसाइनिन के कारण। वहीं अगर हम चले कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने कल डिस्कस किया था, जिसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसमें जो रक्त होता है वह शिरा, धमनियां या केशिका, जिसे हम ओवरऑल मिला के रुधिर वाहिनियां या रक्त वाहिनियां कहते हैं, उनमें बहता है। मतलब सीधे कांटेक्ट नहीं होता है, रक्त को भी जाने आने के लिए पाइप दे दिए गए हैं, नलियों में बहता है। और वही नलियां 3 प्रकार की होती है, एक धमनी है, दूसरी शिरा है और तीसरी छोटी छोटी होती है जिसे हम केशिका कहते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण मनुष्य हो जाता है, और जितने भी कोरडेटा या कशेरुकी जीव होते हैं उन सभी कशेरुकी जीव में कौन सा सिस्टम पाया जाता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर हमने थोड़ा और डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था इसी तंत्र में कि इस तंत्र में 3 चीज भाग लेते हैं या 3 चीज पार्टिसिपेट करती है। पहला था आपका रुधिर, दूसरा था आपका वाहिनियां और फिर था आपका हृदय। इसमें हमने रुधिर को डिस्कस कर लिया कि रुधिर जो है या रक्त है मनुष्य में, वह 3 प्रकार का नहीं, वह 2 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सा था, तो इसमें हमने प्लाज्मा डिस्कस किया था और दूसरा कौन सी चीज डिस्कस की थी, कणिका डिस्कस की थी। जो प्लाज्मा होता है वह रंगहीन भाग है रक्त का और हल्का पीला ले सकते हो, और ये वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है, रंगीन भाग है। और इसी कणिका में हमने कुछ और भी देखा था कि जो कणिका है वो 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फिर कौन सी थी आपकी, हाँ प्लेटलेट्स, या कोई कह रहा है मैडम बिंबाणु भी लिख दो, तो बिंबाणु भी लिख दिया। इसी को एक नाम और से जानते हैं इन सभी को, इसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते। तो आपके लिए मुझे यहाँ तक आपको पहुंचाना था कि आरबीसी को अन्य नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। बाकी इनकी जानकारी हम ले चुके थे। उसी के साथ चलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन कौन, रुधिर वाहिनियां और हृदय शामिल है कि 3 भाग है। अगर फेफड़ा अगर इनमें आ जाता है तो हमें फेफड़े को टिक लगाकर कि इनमें से कौन विषम है, तो फेफड़ा। जैसे 3 तो ये दे दे कि हृदय, फिर आपका दूसरा रुधिर और रुधिर वाहिनियां, और एक दे दे फेफड़ा और पूछा जाए कि निम्न में से विषम कौन है, या कुछ ऐसा पूछ ले कि परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है, तो हम फेफड़ा लगा सकते हैं। एक नेक्स्ट चलते हैं रुधिर तरल संयोजी ऊतक। कल हमने डिस्कस किया था इसे संयोजी ऊतक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है। जैसे पोस्टमैन यहाँ जाता है कुछ देता है, फिर दूसरे घर जाता है वो भी डाकिया यही काम करता है, वैसे ही शरीर में रुधिर भी क्या करता है, एक दूसरे को लिंक करके साथ में खाद्य पदार्थ को प्रवाहित करना या ऑक्सीजन की सप्लाई करने का भी काम कौन करता है, रुधिर ही करता है। इसीलिए इसे कौन सा ऊतक कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। यह जल से कुछ भारी, कितना घनत्व 1.04 से 1.07 चिपचिपा होता है और क्षमता इसकी 4.5 से 5 गुना अधिक होती है। आपके काम का यह है कि रक्त की पीएच पूछ ली जाती है,
तो यह कुछ क्षारीय होता है और 7.3 से 7.5 और अपारदर्शी पदार्थ या ओपेक जिसे कहते हैं लाल रंग का दिखाई देता है। कभी आपने मुंह में कभी खून निकला हो या उंगली में निकला हो तो कभी टेस्ट भी किया हो तो थोड़ा सा नमकीन होता है, ठीक है, खारा खारा, मतलब खारापन होता है इसमें, ठीक। हाँ, और चख ही लिया होगा, कभी पीन वगैरह चुभी हो तो सीधे व्यक्ति मुंह में ही ले लेता है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग कितनी, तो 7 से, हमारे वजन की कितनी, 7 से 8% होती है। माना कि व्यक्ति कितने किलोग्राम का है, 70 किलोग्राम का, तो उसमें औसतन कितना वजन होगा, 5 से 7 लीटर। तो एक स्वस्थ मनुष्य में इतना रक्त होना चाहिए। यह शरीर का कितना भाग, तो 1/13 भाग घेरे रहता है। और स्त्रियों में रुधिर की मात्रा 5 से 5.5 लीटर होती। मतलब अगर स्त्री भी 70 किलो की हुई तो उसमें थोड़ा सा पुरुष से कम मात्रा में रक्त आपको मिलेगा। लेकिन इसकी जो मात्रा है कब बढ़ जाती है, तो प्रेगनेंसी के समय स्त्रियों में रक्त में आरबीसी की मात्रा थोड़ी सी अधिक बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उन्हें 2 को फीड करना पड़ता है, खुद को भी खाने की आवश्यकता और जो बेबी पल रहा है उसको, तो उसी समय रक्त की मात्रा क्या हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। उसी के साथ चलते हैं, रुधिर की उत्पत्ति कौन सी डर्म से हुई है, मेसोडर्म से हुई है। रुधिर की संरचना तो 2, रुधिर प्लाज्मा और रुधिराणु जिसे ब्लड कार्पसल्स या कणिका कहते हैं। फिर चलते हैं रुधिर प्लाज्मा। देख लिया था हमने कि कितना प्रतिशत भाग, 55% भाग, जिसमें अगर हम देखें कि शरीर के भाग का 5% अर्थात 70 किलोग्राम का मनुष्य लगभग कितने लीटर, 3.5 लीटर प्लाज्मा बनाएगा। इसमें लगभग कितना प्रतिशत जल होता है और बाकी क्या होता है, 9% अन्य, जैसे मैंने कल लिखवाया था, प्रोटीन था, कार्बनिक पदार्थ थे, अकार्बनिक पदार्थ थे, वो सभी मिलकर कितना हिस्सा बना रहा है प्लाज्मा का, 9%। और जो जल है वो कितना है, 91%। फिर चलते हैं रुधिराणु। रुधिर का शेष भाग कितना प्रतिशत, 45। याद रखना है इस भाग को क्या नाम दिया जाता है, हीमोक्रिट कहा जाता है। क्लियर है कि जो रुधिर अणु या यूं कहें कि कणिका वाले भाग को एक और नाम क्या है, तो जिसे हीमेटोक्रिट कहते हैं। यह 3 प्रकार, लाल, श्वेत, प्लेटलेट्स या इसे थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु कहते हैं। लाल रुधिर ये केवल कशेरुकियों के रुधिर में ही होती है और रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत, 40% भाग बनाती है। इसमें केंद्रक नहीं होता, कल ही डिस्कस कर लिया था हमने कि इसमें केंद्रक नहीं होता, इसलिए हम इसे सेल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कणिका कहेंगे। लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है तो आप उसे श्वेत रक्त सेल कोशिका भी कह सकते हो और कणिका भी कह सकते हो। परंतु बाद में केंद्रक के साथ साथ इसमें क्या नहीं हो सकता, मतलब पहले तो प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक होता है, परंतु बाद में जैसे जैसे आरबीसी बढ़ती है तो उसमें केंद्रक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और भी कुछ पदार्थ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, विभाजन केंद्र, राइबोसोम, ये सारे कोशिकांग भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और एक और चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीसी होती है उसका आकार कैसा होता है, तो उसका आकार जो है उभय, लिखा है यहाँ पर उभयावतर। जैसे एक रोटी है, फूली हुई रोटी देखी, और समझो कि उसे बीच में से अगर हम स्पंज करते तो ऐसे गोल गोल हो जाता है, मतलब फूला बीच से। कभी कुरकुरा देखा हो रिंग वाला, और उसमें से तो बीच में से दबा हुआ और पूरा साइड मोटा मोटा होता है, बस वही वाला जो आकार होता है वो आपकी किसका होता है, आरबीसी का होता है। मतलब गोलाकार होती है और बीच में से थोड़ी सी चपटी होती है, बस वही आकार किसका होता है, आरबीसी का। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो उभयावतल होता है, कि अंदर से थोड़ी दबी हुई और बाहर से थोड़ी फुली हुई आकार की होती है। इसी के साथ इसमें एक चीज होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन अधिक स्थान उपलब्ध करते हैं और विशिष्टीकृत लक्षण होता है, तो ये तो हमें ध्यान है। चलते हैं श्वेत रुधिराणु या जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। यह रंगहीन और केंद्रकीय, मतलब इसमें केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो आरबीसी होती है और आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है, दोनों का थोड़ा अलग अलग कार्य है। आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का काम करती है, वहीं अगर हम डब्ल्यूबीसी का देखें तो यह क्या करती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या संक्रमण से हमारे शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये मैंने कल भी आपको डिस्कस करवा दिया था। फिर चलते हैं कौन सा,
ये जो आपकी श्वेत रुधिर कणिका है, ये दो प्रकार की होती है। एक कणिकामय श्वेत रुधिर होता है और दूसरा होता है, इसी के साथ एक और लिख देती हूँ मैं, अकणिका वाला या बी पोर्शन लिख देती हूँ। तो इसका मतलब ये था ना कि बच्चा हलवा ही पड़ेगा। अरे भैया मेरिट तो बाकी 15 से बनानी ना उसको। कणिका का मतलब जब आरबीसी सॉरी आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है केंद्रक वाली तो होती है, इसके अलावा अगर कोशिका में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं तो वह वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी कहलाती है? कणिकामय श्वेत रुधिर या ग्रेन्युलोसाइट कहलाती है। दूसरा, कोशिका द्रव में अनेक कणिकाएं होती है और प्राय 2 या अधिक परस्पर जुड़े हुए पिंडों में बटा असीमित आकृति का इसमें केंद्रक, मतलब केंद्रक या तो 1 होगा या 2 होगा। जब हम डायग्राम देखेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये दिखती होगी। यह 3 प्रकार की होती है, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स कहते हैं इसे। हाँ, इसी के साथ में खुद टॉपिक ऐसे रहते हैं जो खुद को मेहनत करनी पड़ती है। यह रुधिर शरीर प्रतिरक्षी और एलर्जी और अति संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करती है। देखा होगा कभी हम गर्मी में अगर बाहर चले जाते तो हमारे शरीर पे लाल लाल धब्बे होने लगते हैं, है ना। तो वो धब्बे किस लिए होते हैं? तो एक तो हिस्टामिन प्रोटीन होता है जो एलर्जी का कारक होता है, किसी में अधिक होता है, किसी में कम स्रावित होता है। उसी के साथ जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है वो शरीर की प्रतिरक्षा करने के साथ साथ आपको एलर्जी भी दे देती है कि भैया आप बाहर, आपके शरीर को हानि है, आप क्या आ जाओ, धूप से छांव में आ जाओ। तो उसका हेल्प करने के लिए भी कौन सा वाला डब्ल्यूबीसी का कौन सा वाला पार्ट, इओसिनोफिल्स जो है वह एलर्जी का कारक या अति संवेदनशीलता को भी प्रदर्शित करता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद चलते हैं दूसरा, बेसोफिल्स। इनकी कणिका में हिप्पेरिन जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता रक्त के अंदर। हिस्टामिन, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है मैंने कि हिस्टामिन क्या करता है? एलर्जी का कारक की वह प्रोटीन बताएं जो एलर्जी का कारक होता है, तो वह कौन सा है? आपका हिस्टामिन है। और सीरोटोनिन नामक पदार्थ होते हैं। फिर है लास्ट वाला हेट्रोफिल्स या इसे न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। यह जो आपका न्यूट्रोफिल्स होता है इसमें 3 केंद्रक एक साथ दिखाई देंगे। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका, एक यहाँ और एक यहाँ। ऐसे कुछ डायग्राम वाली जो कोशिका है वह आपकी कौन सी कहलाती है? हेटेरोफिल्स। उसी के साथ चलते हैं, डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की थी, तो वो कणिका वाली थी और ये कणिका विहीन, एक ग्रेन्युलोसाइट। और यहाँ से आप ये 2 प्रकार की होती है। एक मोनोसाइट होती है, इसमें एक लिम्फोसाइट होती है, हाँ मिल गई। एक लिम्फोसाइट होती है और एक मोनोसाइट होती है। प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षा। अब ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि आपके शरीर के जो लिम्फोसाइट कोशिका है वह प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया में रोगाणु तथा विष पदार्थ को निष्क्रिय करने के लिए किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षी प्रोटीन, मतलब एंटीबॉडीज का निर्माण आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कौन सी कोशिका करती है? तो लिम्फोसाइट नाम की कोशिका करती है। फिर चलते हैं, मोनोसाइट क्या करता है? तो यह सक्रिय भ्रमण और भक्षाणु अर्थात फेगोसाइटोसिस करते हैं। देखिए, लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी पहले बनेगी और वह जाके, समझो कि आपके शरीर में कोई रोगाणु आया है और इसको पता चला है, किसको? लिम्फोसाइट को पता चला है, तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि अब एंटीबॉडी बनाओ। क्या बनाओ? एंटीबॉडी बनाओ। और एंटीबॉडी बनने के बाद इसका भक्षण होगा, यही होगा। लेकिन जो मोनोसाइट होता है वह इतना वेट नहीं करेगा, वो सीधे इसको किल कर देगा। लेकिन कुछ कोशिका क्या होती है? वेट करती है कि उसको आने दो, उसका काम है वो करेगी। लेकिन ये क्या करती है? खुद जाकर ही उसको फेगोसाइटोसिस, मतलब उसको भक्षण कर किल करके मार भगाती है। तो दोनों का थोड़ा सा अलग काम है कि भ्रमण करती रहती है और फेगोसाइटोसिस करती है, मतलब खुद ही एंटीबॉडी का इंतजार नहीं करेगी, खुद ही उसका क्या कर लेगी? भक्षण कर लेगी। ये ऊतक द्रव में जाकर मैक्रोफेजेस में बदल जाती है और जीवाणु आदि का भक्षण करके शरीर की क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो मोनोसाइट का थोड़ा सा काम है वो डायरेक्ट मारती है, और लिम्फोसाइट का क्या है कि वो एंटीबॉडी बनाकर एंटीबॉडी को बोलती है कि एंटीबॉडी जाओ और अब इसको क्या करो? भक्षण करो। और हमारे शरीर में विभिन्न, मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में एंटीबॉडी होती है और हर एक रोग के लिए अलग अलग एंटीबॉडी हमारे शरीर में काम
करती है। 2 कोशिका और होती है इसी के साथ, एक बी और टी कोशिका बोलते हैं जिसे, वह भी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करती है, मदद करती है। कि जैसे कोरोना वाले समय में बहुत अच्छे से पता है हमें, इम्यूनिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, एंटीबॉडी नहीं बन रही, ऐसा कुछ हमने सुना था। तो वही कि जिसका आपका ये लिम्फोसाइट वाला हिस्सा जो है पावरफुल था, तो विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें लड़ने की क्षमता हो जाती है। जो एड्स वायरस होता है, नाम सुना है, वह हमारे शरीर की जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, WBC का जो कामकाज है, और या यूं कहें कि जो हेल्पर टी सेल होती है, अभी मैंने बी और टी सेल का नाम लिया, तो जो टी सेल होती है वो एड्स का वायरस कुछ नहीं करता, उस टी सेल को खत्म कर देता है हमारे शरीर से, और धीरे धीरे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अगर हमें छोटी सी बीमारी भी हुई, जैसे टीबी जैसा रोगी हुआ, इलाज है अब उसका, टीबी खत्म हो सकती है। लेकिन अगर एड्स वाले वायरस का या HIV प्लस वाले व्यक्ति को अगर टीबी अगर हो जाती है, तो वो भी लाइलाज हो जाती है। मतलब उसके पास ये जो चीजें हैं, कोशिकाएं होती है, ये मेमोरी भूल जाती है, और ये एंटीबॉडी नहीं बनाती, और एंटीबॉडी नहीं बनाती तो कोई भी दवाई असर नहीं करती। जैसे डॉक्टर भी आपको इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो क्या लगा रहा है, दवाई थोड़ी लगा रहा है, वो तो एंटीबॉडी, मतलब वो यूं सोच रहा है कि आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और आपका शरीर उस रोगाणु से लड़कर खुद क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए। लेकिन जैसे ही एड्स का वायरस आपके शरीर में इन्फेक्शन करता है, तो वह टी सेल को मार भगाता है, और जिसके कारण एंटीबॉडी नहीं बनती। तो वो भी किससे संबंधित है, वो भी इन्हीं से संबंधित है। क्लियर है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का नाम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स। कल ही बता दिया था कि रुधिर प्लेटलेट जब भी नाम आता है तो रक्त का थक्का हमें याद रखना है। रक्त के थक्के के साथ विटामिन के को भी याद रखना है, और 2 प्रोटीन थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को भी याद रखना है। चलते हैं कुछ और, इसका प्रमुख का रुधिर स्कंदन ध्यान रखना। मैंने कल भी बोला था कि कहीं कहीं पर आपको रक्त का थक्का ना देकर वो क्या दे देगा, स्कंदन दे देगा, तो भी हमें याद रखना है कि स्कंदन मतलब रक्त की क्लोटिंग या आपका थक्का ही होता है। चलते हैं, आरबीसी 120 दिन, निर्माण कहाँ, अस्थि मज्जा में, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होता है, प्लीहा और यकृत में। WBC 10 से 13 दिन जीवित रहती है, और इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट 7 से 10 दिन, और इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि, मतलब ओवरऑल सभी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। और मैं ये पूछूं कि अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मेरो कहते हैं, ये कहाँ होता है, राजीनामा करना है ना। तो जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है हमारे शरीर की, उनके बीच में एक द्रव भरा होता है, और वही द्रव क्या कहलाता है, अस्थि मज्जा। जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं उनको आसानी से पता होगा, हड्डी में से एक लिक्विड रहता है, और वही लिक्विड अस्थि मज्जा। अरे नहीं खाते हो तो देख लो, यूट्यूब पे सारी चीजें मिल जाती है। अच्छा नहीं पता था, जैसे यूट्यूब पे देख लो। अच्छा पता है, चलो फिर तो ठीक है। हाँ पता सब होना चाहिए। ये जो अधूरे बिल मान देते ना मैडम, ये जो इनको 2 नेक्स्ट जो है आपका रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां कितनी थी, तो पहले थोड़ा सा हम इधर समझ लेते हैं। 3 प्रकार, कौन कौन सा है, एक धमनी, दूसरी शीरा, और इनका ही छोटा रूप केशिका को हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। पहले हम इन दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो धमनी होती है आपकी, यह दिखने में कैसे रंग की होती है, तो यह कैसे रंग की होती है, नीला रंग देती है। जो धमनी होती है, इसमें मोस्ट ऑफ टाइम कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। तो इसमें कौन सा बहता है, अशुद्ध। शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि इसमें जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण यह नीला या इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी दिखाई देता है। जैसे हाथ पे अगर हम देखें तो हमें दिख रही है, वह क्या है, शिराही। दूसरा चलते हैं, इसकी जो गुहिका होती है, निकाला उसको चमकाया, वह सक्रिय होती है, तो उसने धीरे से रिंग दे दी, और इसकी गुहिका मोटी होती है। पाइप देखा है आप लोगों ने, तो फिर मैंने जैसे ये पाइप है, तो इसका ये वाला सेक्शन अगर मैं कट करूं तो गोलाकार ही दिखेगा, और इसमें से कुछ चीज बहती है। तो जो अगर धमनी की बात करें तो इसमें गुहिका में इतनी जगह होती है, बाकी ये जो इसकी दीवारें मोटी होती है। अभी जवान लड़का है इसलिए इतना वो उछल रहा है, ऐसा वाला 2-3 फिल्मों से मिल जाएगा, पूरा ही कर देते हैं फिर तो हम 4 लोग थे और वो 2 थे, तो देख तो भग गया था, जो मेन था उसको हमने पकड़ लिया था।
उसको मैडम ऐसा वाला? अनाज मंडी हड़प चाटे बिठा और वहीं अगर हम शिरा की बात करें, अखिलेश से बोला तू हाथ मत लगा, तो शिरा की जो गुहिका होती है जाति वाला मामला है वो मोटी या यूं कहें कि बड़ी होती है। तो हाथ मत लगा, इसमें इतना कम छेद क्यों और इसमें इतना अधिक क्यों है? तो जो धमनी होती है उसमें रक्त अधिक दाब से बहता है। अगर पूछा जाए कि कौन सी वाहिनी में रक्त जो है अधिक दाब से बहता है तो कौन सी वाली? धमनी में। और इस वाले में कम दाब पर बहता है, इसीलिए शिरा में जो गुहिका होती है वो बड़ी होती है और इसकी गुहिका क्या होती है? छोटी होती है। उसी के साथ इस वाले में जो रक्त है वह रुक रुक कर बहता है। कैसे बहता है? लेकिन इसमें लगातार बहता है और इसीलिए इसमें प्रेशर कंटिन्यू कम बना रहता है और इसमें रुक रुक कर बहता है, इसलिए प्रेशर अधिक रहता है। जो हमें इंजेक्शन या ग्लूकोज की बोतल वगैरह लगाई जाती है वह हमें मोस्ट ऑफ टाइम इसमें लगाई जाती है क्योंकि दिखती भी वही, ठीक है, और इसमें नहीं लगाई जाती क्योंकि इसमें रुक रुक के बैठा है तो पूरे शरीर में सप्लाई थोड़ी धीरे होगा लेकिन इसमें सप्लाई अधिक होगा। इतनी कहानी क्लियर है शिरा धमनी वाला हिस्सा। एक और चीज, जो धमनी होती है इसमें कपाट नहीं होते जिसे वाल्व कहते हैं, आए ही नहीं हो, और इसमें कपाट होते हैं। ऐसा क्यों? कपाट का मतलब दरवाजे। ऐसे मैंने देखा गिलास में बिठा, जैसे यहाँ से अगर रक्त बह रहा है, समझो ये रक्त और यहाँ से जा रहा है, और अगर ये रिवर्स हुआ तो ये जो लोक है यूं जा रहे हैं, अगर रिवर्स हुआ तो ये लोक हो जाएंगे, हो सकता है। और इसमें नहीं है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है तो वो ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध ही है। लेकिन ये कौन से रक्त लेके जाती है? CO2 वाला। अगर रिवर्स हो गया तो दिक्कत हो सकती है और इसीलिए इसमें एक मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। मतलब ये सोचो कि भगवान ने कितनी संरचना की, उन्होंने वाल दिए कि रिवर्स जाए तो क्या हो जाए, ये जो लोक हो जाए। क्लियर है कि वाल्व किसमें पाए जाते हैं या कपाट किसमें पाए जाते हैं? तो शिरा वाले में कपाट पाए जाते हैं और इसमें कपाट नहीं पाए। एक क्वेश्चन और आता है कि उस धमनी का नाम बताए जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जिसे उस धमनी का नाम बताए जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अभी तो मैंने बोला है कि शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन शरीर की एक धमनी जिसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज जिसे कहते हैं, वह शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और जो हृदय से रक्त लेके कहाँ देती है? फेफड़ों को देती है। और एक ऐसी ही शिरा है जो जिसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। उसका नाम भी पल्मोनरी वेन्स या फुफ्फुस शिरा होता है। दोनों फुफ्फुस है तो आसानी से याद रख सकते हो। फुफ्फुस शिरा में जब फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, हृदय में जब आता है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि फेफड़े से जो शुद्ध रक्त आपके हृदय में आता है, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजनित युक्त या ऑक्सीजन वाला रक्त जब आता है तो वह किसके द्वारा हार्ट में या हृदय में जाता है? तो कौन से शिरा द्वारा जाता है और कौन सी शिरा द्वारा जाता है? तो फुफ्फुस शिरा द्वारा जाता है। क्लियर है इतना धमनी शिरा का मामला? और किसकी गुहिका सकरी और किसकी गुहिका मोटी? तो गुहिका सकरी किसकी? धमनी की, और मोटी किसकी? शिरा की होती है। कपाट किसमें? तो शिरा में कपाट, इसमें कपाट नहीं पाए। किसमें रक्त रुक रुक कर अधिक दाब पर बहता है और इसमें। अब मुझे बताओ कि हमारे जब हम त्वचा से देखते हैं तो हमें शिरा दिखाई देती है या धमनी दिखाई देती है? शिरा ही दिखाई देती है। धमनी अंदर क्यों छुपी रहती है? उसमें पहला तो प्रेशर अधिक होता है, ये बोला। और कभी आपने देखा होगा कि उसने कलाई काट ली तो मर गया इंसान, ज्यादा कट गई, मतलब हल्की कटती तो नहीं मरता। मतलब यहाँ पर हमारे रेडियल आर्टरीज जो सीधे हृदय से कहाँ रक्त लेके आती है, यहाँ तक, और पल्स भी मेजर कर सकते हैं हम, है ना। तो वहां पर जो अगर धमनी अगर बाहर ज्यादा दिखती है और कोई बेवकूफ लोग जो काट लेते, तो अगर धमनी से सीधे रक्त बहता है तो उसमें प्रेशर से बहता है। तो प्रेशर से बहता मतलब क्लोटिंग नहीं हो सकती थी, और क्लोटिंग नहीं होती तो सारा रक्त कहाँ चला जाएगा? बाहर, और हमारे मर सकते हैं। और इसीलिए भगवान ने पहले ही सोच लिया था कि इनको मॉडिफिकेशन दो तो ऐसा दो कि शिरा बाहर दो और धमनी कैसी दो? अंदर दो। क्लियर है कि हमारी, और वो मोटी होती है और लाल रंग की है और अधिक प्रेशर से रक्त बहता है, इसीलिए शरीर जो धमनी होती है थोड़ी सी अंदर होती है, और शिरा जो नीले रंग की दिखाई दे रही है ये सारी ही क्या है? शिरा है। आगे चलते हैं। इसी के साथ एक और चीज है जिसे हम केशिका कहते हैं। देखिए, अब केशिका की कहानी सुन लीजिए, जिसे हम कैपिलरी भी कहते हैं। जब शिरा और धमनी, समझो कि ये एक शिरा है और ये एक धमनी है ना, और ये कोई सा अंग है, यहाँ समझो कि ये अंग है,
और इस अंग को नाम दे देते हैं कि ये वृक्क है, किडनी। शुद्ध रक्त आया, वृक्क का काम कर रहा है, तो शुद्ध रक्त यहाँ आके ऑक्सीजन देगा, और वहां किडनी की जो कोशिका थी उस कोशिका ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड दी, तो वो कौन लेके जा रहा है, शिरा लेके जा रही है। तो यहाँ पर जो ये शिराएं और धमनी ये छोटी छोटी नलियों में विभक्त हो गए, क्योंकि हर ऊतक तक जाना, इतना बड़ा पाइप छोटी सी जो चीज को दोगे तो वो तो डूब ही जाएगा उसमें। जैसे कोशिका तो छोटी है और इतना बड़ा पाइप लेके जाओगे कि ले रक्त ले ले, ऑक्सीजन वाला ले ले, डूब सकता है। कॉमन सेंस की बात है ना, डूब सकता है। तो क्या होगा, छोटे छोटे क्या हो गए, पाइप हो गए, और पाइप हो गए तो हर एक कोशिका की, किडनी की हर एक कोशिका को क्या हो गया, रक्त सप्लाई। तो ये जो धमनी की छोटी छोटी नलियां हैं, ये शिरा की जो छोटी छोटी नलियां है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। धमनी की छोटी छोटी नलियां धमनिकाएं और शिरा की छोटी छोटी नलियां शिरिकाएं कहलाती है। और यही एक्सचेंज ऑफ ब्लड कर देती है, मतलब ऑक्सीजन वाला जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको ऊतक को देगी, और अऑक्सीजनित रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त किसको दे देगी, शिरा को, और वापस कहाँ चला जाएगा ये रक्त, हृदय से होते हुए फेफड़ों में चला जाएगा। तो केशिकाएं ऐसा काम करती है। यह केशिकाएं इतनी पतली होती है कि जब इसमें रक्त बहता है तो जो आपकी आरबीसी होती है वह आरबीसी बिल्कुल ऐसे लाइन में बहती है, मतलब ये केशिकाएं इतनी पतली होती है। केशिका मतलब केस जैसी, बालों जैसी नलिका, तो इसमें रक्त भी लाइन बाय लाइन बहता है। क्लियर है कि केशिका कितनी पतली होती है, इतनी पतली कि इसमें आरबीसी भी क्या एक सीक्वेंस में बहती है। ठीक, अब चलते थोड़ा पढ़ लेते हैं। रुधिर वाहिनियों को हृदय से शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने तथा अंगों से रुधिर को इकट्ठा करने का कार्य तो हमें समझ में आ गया कि रक्त को लाने ले जाने का कार्य कौन करता है, वेसल्स या धमनियां आपकी या वाहिनियां करती है। जो धमनी होती है यह इसके द्वारा रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, ये इसका प्रमुख कार्य। इसमें कपाट नहीं होते, रुधिर प्रवाह दाब के कारण ये गुलाबी चटक लाल रंग की होती है। और ये आपके लिए आईएमपी, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और धमनिकाएं बहुत पतली पतली केशिकाएं होती है, और केशिका का मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं शिरा। त्वचा के ठीक नीचे नीली बैंगनी रंग की कोशिकाएं शिराएं कहलाती है। ये शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा कर कर कहाँ पहुंचाती है, हृदय तक पहुंचाती है। इनकी दीवारें कैसी होती है, पतली होती है, और इनकी गुहा में क्या होता है, कपाट होता है जो रुधिर को वापस जाने से रोकता है। इसमें रुधिर का प्रवाह शरीर के अंगों से हृदय की ओर समान गति से होता है। मैंने बोला इसमें रुक रुक के नहीं बहता है, क्या बहता है, कंटिन्यू रक्त बहता है। और अशुद्ध रुधिर का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये तो सबको पता है। और यहाँ ध्यान रखिए, शुद्ध और अशुद्ध का मतलब सिर्फ इतना ही समझिए यहाँ पर कि शुद्ध का मतलब जिसमें किसकी मात्रा अधिक हो, और अशुद्ध का मतलब जिसमें किसकी मात्रा अधिक हो, कम। यहाँ यूरिया या यूरिक अम्ल का कोई भी रोल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हृदय की ओर। अब मुझे बताएं कि परिसंचरण जो तंत्र पढ़ रहे हैं हम, उसमें जो परिसंचरण तंत्र की जो खोज है सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया। तो एक वैज्ञानिक का जब हृदय पढ़ा जाता है या परिसंचरण तंत्र पढ़ा जाता है तो एक वैज्ञानिक को याद किया जाता है जिनका नाम है विलियम हार्वे। 1600, शेक्सपियर नहीं है ये, विलियम हार्वे 1628 की बात है। इन्होंने सबसे पहले, ये एक डॉक्टर ही थे यूं कहें तो, और इन्होंने जब मरीजों का इलाज किया तो इन्होंने बोला कि जो रक्त है वो दोलन करता है शरीर, मतलब मनुष्य के शरीर में क्या करता है, दोलन करता है। मतलब उनका ये कहना था कि वह क्या करता है, कंटिन्यू सप्लाई होता रहता है और विभिन्न कार्य कर सकता है। और इन्हीं के कारण इन्होंने ये बोला है कि जो रक्त है वो परिसंचरण तंत्र का मुख्य हिस्सा है, या परिसंचरण तंत्र कुछ होता है, और उसकी खोज किसने की है, विलियम हार्वे। इनकी बड़ी अजीब, थोड़ी सी अजीब कहानी कि जब इन्होंने ऐसा बोला और ये डॉक्टर थे तो लोग इनके पास इलाज कराने बंद आ गए कि ये तो पागल है, ये कुछ और बोल रहा है ना। ऐसा कुछ हिस्सा है इनका कि जब इन्होंने, और वैसे भी कोई भी खोज होती है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, लोग पागल कहते हैं। तो
तो इनके पास भी मरीज कम आना शुरू हो गया था, मतलब लोगों ने इलाज करवाना बंद कर दिया था। लेकिन आज हम उनको याद कर रहे हैं किसके नाम से, कि परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो किसने की है, विलियम हार्वे ने की है। 1628 में बताया था कि रक्त में जो यूं कहे कि परिसंचरण तंत्र में रक्त भी एक प्रमुख हिस्सा निभाता है। तो हमें कौन सा वाला हिस्सा पढ़ना है, रक्त हम पढ़ चुके हैं, अब हम कौन सा पढ़ेंगे, हृदय वाला हिस्सा पढ़ेंगे। जो अगर मनुष्य का हृदय देखें तो ये मुट्ठी जब बंद करते हैं और इसका जो आकार है बस उसी साइज का हमारा हृदय होता है। कुछ 12 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। और 300, एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है उसका वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। यही कि स्वस्थ मनुष्य का जो वजन होता है वह कितना होता है, 300 ग्राम। अब रही बात इसके कक्ष की, जो हृदय है उसमें कक्ष 4 होते हैं। अगर मनुष्य का पूछे तो कितना होता है, 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से, तो 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, मनुष्य को छोड़कर और भी पूछ लेते हैं कि पक्षी में कितने, क्या पक्षी में हृदय होता है, तो हाँ जी होता है। कितने कक्ष होते हैं, तो कोई बोल रहा है 3 होते हैं, पर भैया आपका जवाब गलत है। तो कौन कौन से, पहले ये पढ़ाने से पहले मैं आपको कक्ष बता देती हूँ कि किन कौन से जंतु में कितने कितने कक्ष आपको मिलेंगे। देखिए पहला तो मनुष्य ही लिख देते हैं, कितने, 4। उसी के साथ जितने भी स्तनधारी है जिसे मैमल कहते हैं उनमें भी कितने, 4। जितना भी पक्षी वर्ग है आपका उनमें कितने, 4। जितने सरीसृप हैं आपके जिसको रेप्टेलिया कहते हैं उनमें कितने मिलते हैं, 3। लेकिन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मगरमच्छ में, वो भी सरीसृप वर्ग का ही है, लेकिन मगरमच्छ में कितने हृदय या कितने कोष्ठ हृदय होते हैं, तो उसमें कितना होता है, 4। ये अपवाद। फिर चलते हैं हम उभयचर, जो जल और थल दोनों में रहता है और जिसे हम मेंढक भी कहते हैं मेंढक उभयचर वर्ग का ही है। तो इसमें कितने कोष्ठक हृदय होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। और बचा है आपका मत्स्य या मछली, तो मछली में कितने, अरे 4 नहीं होते, सबसे छोटा मतलब इस वर्ग में छोटा है, तो इसमें कितने होते हैं, 2 होते। उल्टा याद रखिएगा, मछली में कितने कोष्ठक, उभयचर में सरीसृप, लेकिन मगरमच्छ, पक्षी, स्तनधारी 4। अब ये भी थोड़ा मछली में जो होते हैं, अब हमें ये तो पता है कि 4 है हृदय के कोष्ठ, तो इसमें 2 तो क्या होंगे, आलिंद, हाँ जिसे ओरिकल कहते हैं, और 2 क्या होंगे, निलय कहते हैं जिसे वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में ओरिकल और वेंट्रिकल कहते हैं। स्तनधारी में भी 4 है, मतलब 2 ओरिकल होंगे और 2 क्या होंगे, वेंट्रिकल। पक्षी में भी 4 है, मतलब 2 आलिंद और 2 निलय होंगे। अब सरीसृप की बारी, इसमें 3 है, तो कौन 2 है और कौन 1 है, तो ध्यान रखिए इसमें 2 आलिंद होते हैं और निलय कितना होता है, 1 ही होता है। फिर चलते हैं मगरमच्छ की कहानी, तो ऐसी है। उभयचर में भी आपके 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, और मछली में 1 आलिंद और 1 निलय होता है। क्लियर है। और हमारे मनुष्य में, हम तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स जीव हैं, मतलब जटिल प्राणी हैं, तो हमें 4 कक्ष दिए हैं। और हमारा जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त है वह हृदय में जाने के बाद मिक्सअप नहीं होता है, मिलता नहीं है। लेकिन जिनके 3 कक्ष हैं या जिनके 2 कक्ष हैं उनका रुधिर क्या हो जाता है, हृदय में जाने के बाद मिक्स हो जाता है। तो ये जो नीचे वाले सरीसृप, उभयचर और मछली वाले जीव है, ये शीत रुधिर वाले कहलाते हैं। कौन से रुधिर वाले कहलाते हैं, शीत रुधिर जंतु कहलाते हैं। और ये वाले जो जीव है ये उष्ण रुधिर कहलाते हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या, कि इनका जो रुधिर है, जो ये 3 है जो उष्ण रुधिर कहला रहे हैं, इनका हाँ गर्म तो होता है, लेकिन तापमान के साथ इनका रुधिर गर्म या ठंडा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब वायुमंडल या मौसम का तापमान कम या ज्यादा होता है, तो जो नीचे वाले जीव हैं, जो रेंग के चलने वाले सरीसृप समझो, उभयचर समझो या मछली,
इनका जो रुधिर होता है वो वायुमंडल के ताप के साथ क्या होता है, कम होता जाता है, और अगर अधिक तापमान बढ़ा तो अधिक भी होता जाता है। और इसीलिए ये जीव हमें कभी कभी दिखाई देते हैं, जैसे सांप है, तो सांप भी पूरे महीने यूं नहीं दिखाई देता। जैसे गर्मी है तो ज्यादा गर्मी में भी नहीं निकलेगा, ठंडी मौसम में निकलता, बारिश में, जैसे इस समय मौसम में नमी के साथ साथ थोड़ी गर्माहट भी। तो वही कि इनका रुधिर कैसा होता है, शीत रुधिर होता है, और इनका कैसा होता है, उष्ण। शीत रुधिर का मतलब कि वायुमंडल के तापमान के साथ इनका रक्त का तापमान भी क्या होता है, कम होता है। जैसे मनुष्य का जो तापमान होता है 37 डिग्री, ठीक से भले हम 0 डिग्री वाले तापमान वाले क्षेत्र में भी चले जाएं तब भी हमारा तापमान 0 डिग्री नहीं होगा, 37। सामान्य मनुष्य और स्वस्थ मनुष्य की बात कर रही हूँ ना। पता चला ज्वर से पीड़ित व्यक्ति आया है और मैडम मेरा तापमान बढ़ गया, अब आपने तो कहा था कि स्वस्थ, तो वो बीमार है, ठीक है। इसीलिए तो बीमार व्यक्तियों का नहीं, स्वस्थ व्यक्तियों का, मनुष्य का जो तापमान होता है या रुधिर का या शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 37। और वो कौन से वाली कैटेगरी में आते हैं, उष्ण रुधिर, और ये वाले किस में आते हैं, शीत रुधिर में आते हैं। तो हमें पक्षी भी हर 12 ही महीने दिखते हैं, नहीं दिखते? हाँ, 13 कक्ष। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा वर्ग का है, लिख देती हूँ, कॉकरोच भी लिख देती हूँ, पर उसका 13 कक्ष है ना, पर वो इस वर्ग में नहीं है। ये जो वर्ग मैंने पढ़ताया है ये सब कोर्डेटा वर्ग के। कौन से वर्ग? हाँ, ये कोर्डेटा वर्ग का समूह है, वो आर्थ्रोपोडा वर्ग। वो तो यूं जीके टाइप क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉकरोच में कितने कक्ष हृदय होते हैं, तो ध्यान रखिए कॉकरोच में कितने कक्ष हृदय होते हैं, 13। समझो ये कॉकरोच वाला हिस्सा और ये इसका मुंह है, तो इसके जो हृदय के कक्ष ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे वाले, ठीक है। तो कॉकरोच का अलग मामला है, इनका अलग मामला है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे।